नमस्कार। हम हर बार आपके पास आते रहते हैं और कहते यही हैं, मुद्दे जो आपको छूते हैं हम उन्हीं पे काम करते हैं। ये जो प्रजातंत्र का उत्सव आने वाला है, मतलब ये जो सामने इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें आप ही हैं भाग्य विधाता जो खास को आम और आम को खास बना सकते हैं। इस विषय को लेके हम हर राजनीतिक दल के पास जा रहे हैं, हर वो राजनीतिक कैंडिडेट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये है कि उनकी क्या सोच है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये ताकि आप समझ सकें आप आने वाले ये प्रजातंत्र में उत्सव में किसको बटन दबाइएगा, क्योंकि उनकी ये सोच सही है गलत वो आप ठीक कीजिएगा। इस सिलसिले में आज हम आए हुए हैं जोड़ा साको असेंबली में, जहां संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट मेरे साथ हैं जनाब अजमल खान साहब। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना वक्त दिया। तो सर पहला मेरा प्रश्न है आपसे कि ये जोड़ा साको के ये जो संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट से आपको क्या लगता है कि ये जोड़ा साको में कौन सा चीज़ नहीं हुआ जो प्रायोरिटी एज ए कैंडिडेट आपको लगता है कि ये 2001 से इस असेंबली में टीएमसी रही है, तो क्या लगता है आपको कौन सा एरिया है जो आपको लगता है प्रायोरिटी जहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है जोड़ा साको असेंबली में? देखिए, आपको कुछ बात पहले मैं क्लियर कर दूं कि ममता बनर्जी ने 10 साल की विधायिका को टिकट काट के एक नए प्रत्याशी को मौका दिया। इसका मतलब है कि सत्तारूढ़ दल के कसौटी पे उनका उम्मीदवार नहीं खड़ा हो। जो नए उम्मीदवार आए हुए हैं उनका कोई राजनीतिक या सामाजिक जीवन नहीं रहा। वो एक रेस्पेक्टेड पेपर के संपादक हैं, यही उनका परिचय है। जो आम दिनों में लोगों के साथ जिनका ताल्लुकात नहीं रहता है, उनके दुख तकलीफ में जो लोग खड़े नहीं रहते हैं, चाहे वो कोविड का मामला हो, चाहे ऐसे ही कोई। माफ़ कीजिएगा सर, मैं इस पे ये जो कर रहा हूँ, आपने जो किया बोला है इसमें मैं कहना चाहता हूँ 2010 का इलेक्शन, 11 का आप इलेक्शन दीजिए, 2016 का इलेक्शन दीजिए, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री का एक ही स्टेटमेंट था 294 सीट पे मैं ही कैंडिडेट खड़ी हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी कैंडिडेट्स थे उनसे भी ज़्यादा वैल्यू लग रहा है। उन्होंने कहा था कि ये 294 में मैं ही खड़ी हूँ एज ए कैंडिडेट। ममता बनर्जी उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था। ममता बनर्जी जी जो हमारी प्रदेश की मुखिया है, 10 साल के काम पे वो वोट नहीं मांग रही है। आज अपना प्लास्टर दिखा के वोट मांग रही है। जो नेत्री 294 सीट पे खड़ा होने का दावा करती थी, उनका चेहरा देख के लोग वोट दे, वो अपने 10 साल के किए काम पे वोट मांगना चाहिए था। वो अपने सहानुभूति के नाम पे वोट मांग रही है, प्लास्टर दिखा के नाम पे वोट मांग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। तो सर ये मैंने जो प्रश्न किया मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऐसे जोड़ा साको के कैंडिडेट के हैसियत से आपको क्या लगता है जोड़ा साको असेंबली में कौन सा चीज़ प्रायोरिटी जहाँ पर काम नहीं हुआ? क्योंकि इस असेंबली में 2001 साल से इस 2021 के इलेक्शन तक टीएमसी का कैंडिडेट रहा है। ठीक है, कुछ बेसिक बात। जोड़ा साको जो हल्का है, ये एक व्यवसायी क्षेत्र है। 11 वार्ड हैं यहाँ पे, 11 वार्ड है, 299 बूथ्स है। इसके अंदर में ये एक मिनी इंडिया बोल सकते हैं जो क्षेत्र। सर हमने हर वार्ड में यहाँ पे काम किया है, मिनी इंडिया है। जोड़ा साको हल्का के अंदर में एक बड़ा जो एरिया है, ये व्यवसायिक क्षेत्र है। चाहे वो फल मंडी हो, चाहे वो कपड़े से, ये मिक्स है यहाँ पे, नौकरी पेशा है, काम कर रहे हैं, बिस्ती है, ऑफिशियल रेसिडेंस है। जाम, ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सत्तारूढ़ दल के लोग यहाँ पे इलीगल पार्किंग के नाम पे करोड़ रुपए की उपज करते हैं। अच्छा, व्यवसायी वर्ग को जो सुरक्षा उनके सुरक्षा के नाम पे उनके ऊपर में अत्याचार किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी पॉलिसीज़ है जो उनके तक नहीं पहुँच पा रही है, उनको पहुँचाने का काम। एक का नाम बोलिए जो नहीं पहुँचा उन तक। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लोन सिस्टम है। उन लोगों को जो व्यवसाय, जैसे कोविड के बाद सारे व्यवसायी वर्ग का कमर टूट गया। लगभग 1 साल तक व्यवसाय ठप रहा, मगर उनका जो डेली का खर्च था वो तो खर्च कंटिन्यू रहा। तो सरकार को जो स्कीम्स लाई सरकार ने,
वहाँ तक उन लोगों तक पहुँचा नहीं है। स्थानीय जो पार्षद रहे या सर आपके, मैं अगर समझ सका हूँ तो आपको लग रहा है इलीगल पार्किंग का मुद्दा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद और क्या मुद्दा आपके ऐसे कैंडिडेट आपको लग रहा है? 39 वार्ड जोरासांको के अंदर आता है, यहाँ वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए 39, 43 यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ की स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। किस तरह का स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं ममता किया गया? बनर्जी तो पहले ही का क्लेम की है कि 99% माइनॉरिटीज़ का आपने फुलफिल कर दिया है, जिसका न्यूटन थर्ड लॉ के तहत एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जहां आपने दावा किया आरएसएस के साथ ही ग्राम बंगला में जाके दिखाया कि देखिए सर मैं फिर घुमा रहा हूँ कुछ प्रश्नों को। मेरा प्रश्न वही रह रहा है ज़मीनी मुद्दों पे कि आपका प्रायोरिटी आपने बोला एक है अवैध निर्माण और एक है इलीगल पार्किंग और एक है आपका वाटर क्लॉगिंग। और कोई मुद्दा है आपको लग रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे हर वार्ड में काम किया है। मैं अगर आपको एक मसला जो मैं बार बार उठ के आ रहा है, आप ही के लोगों ने हमको बोला है को अवैध निर्माण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक वार्ड नहीं, बहुत सारे वार्डों में इसको लेके क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। बड़ा बाजार जो क्षेत्र है एकदम गुंडा राज के। अच्छा, चाहे वो आप देखिएगा कहीं पर मोबिल इलीगल तरीके से बिक्री किया जा रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी चोरी से सप्लाई किया जा रहा है। ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जहाँ बस्ती इलाके हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी के बिंदु अलग अलग वार्ड के अंदर में अलग अलग विषय है। बिल्कुल सर, ये तो हर वार्ड में हर विषय अलग रहेगा। जैसे 39 वार्ड में हम काम कर रहे थे, वहाँ पे डेंगू का मसला बहुत ज़्यादा था। 39 में आप ही के कांग्रेस के ही जो आपके साथी हैं उन्होंने ही हमको बोला है और हमने इंटरव्यू लिया बाकायदा, आप देख सकते हैं, हमने उसको वो भी बोला है। और उसके अपोजिशन में वहाँ पे जो तृणमूल के आपके जो काउंसिलर हैं उनका भी हमने इंटरव्यू लिया है, उनको बोला है हमने कि ये मुद्दे खड़े हैं। तो एज ए कैंडिडेट हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा, विच आर द प्रायोरिटी एरियाज? क्योंकि हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि आप रोड बना दे, सड़क बना दे, कोई भवन का निर्माण कर दे, जब तक अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी। हाँ। जो आपके अंदर तो सर आप तो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आज बेसिक फंडामेंटल राइट है सर, किताब में लिखा हुआ है। हाँ। भाई साहब, आप अगर आप देखिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, देश का आज़ादी अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। आज भी सिर्फ कलर का परिवर्तन हुआ, मगर जो सही माने में लोगों का विकास। आप एक बात बताइए, 10 साल के अंदर में एक कर्म संस्थान का नाम बताइए जहाँ पे 10,000 बेरोजगार नौजवानों को काम मिला। एक कर्म संस्थान का आप नाम बताइए जो ये तृणमूल सरकार 10 साल में कार्यकाल में अपना एक निर्माण किया हो कर्म संस्थान का, जहाँ 10,000 बेरोजगार नौजवान काम कर रहे हैं। अच्छा। आप एक का नाम हमको बताइए। नहीं सर, वही मैं आपसे मुद्दा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ सर। मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रायोरिटी है कि आप जोड़ासांको असेंबली से, मेरे प्रश्न दो भाग में रहेंगे। एक है मोरलेस हम सिर्फ आपके जो आप असेंबली सेगमेंट में खड़े हैं वहाँ से जुड़े प्रश्न रहेंगे क्योंकि आप इस सेगमेंट से खड़े हुए हैं, और दूसरे ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में प्रश्न रहेंगे क्योंकि आप संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट हैं। तो मेरा ये पहला प्रश्न था कि आप जोड़ासांको असेंबली में जब खड़े हैं तो आपका बुनियादी मुद्दे क्या क्या है, आपको प्रायोरिटी क्या है, इस पर मैंने सवाल किया। और जहाँ तक मैं समझ सका हूँ आपने कुछ मुद्दों के बारे में बात की है, और सबसे बहुत बड़ा जो आपने प्रश्न उठाया वो अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो आप फंडामेंटल राइट्स में पड़ता है। तो और सर वो कर्म संस्थान, उसमें मैं बाद में आ रहा हूँ, ये बहुत सारा एलोबरेट सब्जेक्ट है, तो दूसरे में जाते हैं। सर अपोजिशन का जो कब बोल रहे हैं कि ये जो आप लोगों का अलायंस है कांग्रेस का, सीपीएम और इंडियन सेकुलर फ्रंट का, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, क्या बोलिएगा आप? मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। हाँ, सत्तारूढ़ का ये इल्जाम है। मैं अपोजिशन में सत्तारूढ़ भी हैं, दूसरे पार्टी वाले भी हैं। पश्चिम बंगाल, देखिए आप एक चीज़ देखिएगा, बिहार बगल के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ ध्रुवीकरण के नाम पे राजनीति की जाती है, मगर हमारा पश्चिम बंगाल मात्र एक ऐसा राज्य, खूबसूरत स्टेट है जहाँ पे अलग कम्युनिटी के लोग दुर्गा पूजा, काली पूजा में कमेटी के मेंबर रहते हैं। ठाकुर को बुकिंग करने से लेके विसर्जन तक में उनके विचार विमर्श उनके साथ में किया जाता है। हमारे यहाँ ईद बकरीद के वक्त में भी दूसरे कम्युनिटी के लिए जो हमारे साथी हैं वो हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हमारे खुशी में शरीक रहते हैं। मगर बड़ी अफसोस की बात है कि पश्चिम बंगाल में ये पिछले 2 साल के अंदर
ये जानबूझ के प्री प्लान तरीके से यहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति को किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए जो वादा, जो नारा लेके आपने 2011 में जो सरकार बनाई थी, तो लोगों के पास आप लोगों की कसौटी पे आपने खरा नहीं उतरी, आप फेल्योर रही। तो कहीं ना कहीं आपको घुमाने के लिए आप बोल रहे हैं कि इस तरह की की जा रही है। लेकिन सर मैंने प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो अलायंस है ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए आप लड़ रहे हैं। अगर आप 2016 का विधानसभा देखिए, 2019 का लोकसभा इलेक्शन देखिए, परसेंटेज नीचे घटता चला आ रहा है। तो 2016 के निर्वाचन के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी दल थी विधानसभा के अंदर। नहीं सर, फिर 2019 का आप अगर आप देख लेते हैं वह लोकसभा इलेक्शन, तो कलकत्ता उत्तर की बात ही अगर कर दें तो कलकत्ता उत्तर में आपके जो आईएनसी के कैंडिडेट थे जनाब शाहिद इमाम साहब, उनको सिर्फ 25,000 वोट मिले थे एंड इट वाज लेस देन 4% ऑफ द टोटल वोटिंग परसेंटेज। तो सर कहीं ना कहीं ये ध्रुवक नीचे आता जा रहा है। तो ये ऑपोजिशन का जो मानना है, बोलना है, वो लोग बोल रहे हैं कि ये आप लोगों का अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, सर्वाइवल के लिए आप लोगों ने अलायंस किया। इस पे मैं आपका टिप्पणी चाहता हूं सर, आप बोलिए ना, जस्टिफाई कीजिए। सक्रिय राजनीति में रास्ते पर रहा हूँ, राजनीति की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यकीन के साथ ये बोलता हूँ कि राजनीति में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। कभी लोग आपकी बात को तस्लीम करते हैं, कभी आपकी बात को नहीं मानते हैं। ये पूरी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। कुछ बात आपको, मैंने वही बात को मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूँ कि आपके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा और तृणमूल नूरा कुश्ती लड़ रही है बंगाल में। आप हमको एक बात बताइए कि 68% पोलिंग एजेंट नहीं देने के बावजूद बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कैसे भाजपा 18 सांसद जीत गया। आज निश्चित प्रामाणिक से शुरू करके बहुत सारे, अर्जुन सिंह से शुरू करके बहुत सारे तृणमूल के नेता आज भाजपा में सांसद है। बहुत सारे तृणमूल के विधायक, तकरीबन 40 आज भाजपा के अंदर में हैं। तो आखिर कौन सी शक्ति है जो सत्तारूढ़ दल छोड़ के भाजपा में जाने के लिए आपको मजबूर कर रही है? ठीक है सर, तो ये आप जो लॉजिक खड़ा कर रहे हैं सर, अब प्रश्न को थोड़ा दूसरी तरफ लाते हैं। वो प्रश्न ये है कि आप लोगों ने एक फ्रंट बनाया है, लेकिन आप लोगों का मैनिफेस्टो अलग क्यों है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो अलग आया है, सीपीएम का मैनिफेस्टो अलग आया है, और इंडियन सेकुलर फ्रंट का मैनिफेस्टो अलग आया है। ये क्यों है? देखिए, कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये ऑपोजिशन जो बोल रहे हैं वो तो सही लिख रहा है। आप क्या बोलिएगा सर? आप देखिएगा, आप आईएसएफ की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ आईएसएफ नहीं, सीपीएम की बात भी कर रहा हूँ। उन्होंने आपका जो मैनिफेस्टो अधीर साहब ने जो दिया है उन्होंने अलग दिया है, सीपीएम ने अपना मैनिफेस्टो अलग दिया है, हाँ, और आईएसएफ ने अपना मैनिफेस्टो अलग दिया। तो प्रश्न ये है, ऑपोजिशन जो बोल रही है कि अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस, तो कहीं ना कहीं ये तो सही दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने तो एक कॉमन मिनिमम मैनिफेस्टो आप लोगों ने नहीं दिया इलेक्शन से पहले। ये मेरा प्रश्न था। मेरा मतलब प्रश्न मेरा नहीं है, मैं लोगों का क्या सोच है, विचार है। क्योंकि सर हम जब प्रश्न आपको कर रहे हैं, ये हमको चाय की दुकान से, रास्ते में, ट्रैम में चलते चलते बस में रहा। सर ये बताइए सर, सवाल ये होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया, नहीं किया। हाँ। या वो सर 10 साल में आ रहे हैं। नहीं, 10 साल में अकाउंटेबल कौन होता है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है सर? डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सर। हाँ, उनका सवाल उठाएगा जो अकाउंटेबल है सर। मैं आपको वही प्रश्न करूंगा एज ए जोड़ा साको के असेंबली कैंडिडेट के हैसियत से। शायद आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर, लेकिन मैं जो सवाल उठ रहे हैं उस सवालों पे ही मैं प्रश्न कर रहा हूं, फिर मैं बाद में आता हूं उन लोगों के सेकुलर में तीनों दल जो है एक सेकुलर विचारधारा पे चलने वाली, राजनीति करने वाले दल हैं। आज ये तीनों दलों का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है ताकि भाजपा और तृणमूल को पश्चिम बंगाल में अटकाने के लिए ये तीन शक्ति को एक होना हो। इसीलिए तीन शक्ति आज एक होकर दोनों शक्ति को हटाने का काम कर रही है। रही बात, सब पार्टी, आपने कहा कि अलग अलग मैनिफेस्टो दिया है, तीनों पार्टी ने अपनी अपनी बातें रखी। तीनों पार्टी का एक ही विचार है कि लोगों की भलाई के लिए बात करना, लोगों के हुकूक के लिए बात करना। तीनों में कहीं पर भी नहीं है किसी कम्युनिटी विशेष का। आप ना हम लोग 30% की बात कर रहे हैं तीनों के मैनिफेस्टो में, ना हम लोग किसी 70% की राजनीति कर रहे हैं। हमारे नेता 4 बांग्लादेश 4 पाकिस्तान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। आज सत्तारूढ़ दल के नेता बीरभूम के अंदर में
4 बांग्लादेश 4 पाकिस्तान का विभाजन करने की बात कर रहे हैं। कोई 70% का दावा कर रहा है, कोई 30% का दावा कर रहा है, मगर ये तीनों दल 100% की राजनीति करने सर और एक मैं प्रश्न पे आ रहा हूँ इस बार थोड़ा सा। इस बार आप ही के प्रश्न जो कह रहे हैं ना, आपने जो कभी कहा कि आपका प्रश्न रहना चाहिए सत्तारूढ़ में जो है उनकी तरफ, अभी ये प्रश्न मेरा आ रहा है। वो प्रश्न है, ये जो स्वास्थ्य साथी आया है, फिर उन्होंने बहुत सारे खाद्य साथी दिया है, कन्याश्री दिया है, ये बोल रही हैं कि डेवलपमेंट का हमने एक के बाद एक एजेंडा दिया है। सेकंड, उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि 10 लाख MSME यूनिट्स हम तैयार करेंगे। फिर उन्होंने जॉब के भी बहुत सारे प्रावधान अपने मैनिफेस्टो में कहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि मैंने 95% काम कर दिया, उसके बावजूद अभी ये क्यों कर रही हैं, क्या बोलेगा? स्वास्थ्य विभाग को बार बार स्वास्थ्य साथी के, जहाँ तक मामला है, इलेक्शन के नज़दीक में आपने 10 साल के बाद आपको स्वास्थ्य साथी याद आया, आपने किया। मैं यकीन के साथ और दावे के साथ ही आपको बोल रहा हूँ, इलेक्शन खत्म होने दीजिए, देखिए स्वास्थ्य साथी एक छलावा है। तो आप ये बोल रहे हैं गिमिक है? गिमिक है। अच्छा, आप स्वास्थ्य साथी का बजट, हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट, हेल्थ मिनिस्ट्री का बजट, ये बाय फोर्स हॉस्पिटल्स को डायरेक्शन दिया गया है कि जब तक इलेक्शन है तब तक आप चलाएं, क्योंकि वो जो बजट दे रहे हैं हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप एक चीज़ आप हमको बताइए ना कि अगर आपकी तबीयत खराब होगी आप कहाँ जाइएगा? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा? नहीं जाइएगा। आप चाहिएगा कि अपोलो में, बेलव्यू में आपका ट्रीटमेंट हो। क्या वहाँ पे उतना बेड फैसिलिटीज़ है? जो गवर्नमेंट उन लोग को जो बजट मुहैया कराया है, क्या उस बजट के अंदर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपका इलाज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो एक बात बताइए कि फिर सरकारी हॉस्पिटल में जब कोई नहीं जाएगा अपना ट्रीटमेंट बेटर अच्छे से अच्छा कराने के लिए, हर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। तो यहाँ पे जो करोड़ों रुपया का आवंटन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों को फीस दिया जा रहा है, तो इसको तो बंद कर देना चाहिए था। मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो हेल्थ का, स्वास्थ्य साथी का, ये पूरी तरह से गिमिक है, नो कोई सपोर्टेड वो नहीं है, कोई सपोर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि एक मैं आपकी बात से सहमत होते हुए एक बात कहता हूँ, जो हाल ही में प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों ने एक ऑब्जेक्शन भी उठाया था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे जो कॉमनेस्ट है सिजेरियन डिलीवरी, बहुत कॉमन है। आप किसी भी नर्सिंग होम में जाइए या एकदम बी ग्रेड नर्सिंग होम में जाइए, 40 से 50 हज़ार रुपया मिनिमम आपका वो कॉस्टिंग वो लेंगे। लेकिन एज फार स्वास्थ्य साथी इट इज़ ओनली 15,000 रुपीज़। अगर आप बोले तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या वो परिसेवाएं उनको मिल पाएंगी? मिल नहीं पाएंगी। मैं अगर आपकी बातें समझ सका हूँ तो फिर दूसरे सर, और जो उन्होंने बोला है कि 10 लाख MSME हम कर देंगे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप जॉब का जो आपने दावा किया है कि हमें 5 साल के अंदर में 50 लाख 10 लाख MSME यूनिट करेंगे, हाँ, कहाँ दीजिएगा? कौन से कर्म संस्थान में दीजिएगा? 10 साल में पश्चिम बंगाल में एक भी कर्म संस्थान आप नहीं बना पाए। तो 5 साल में आप 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। यहाँ रोजगार है पश्चिम बंगाल में, गुरु का स्मगलिंग, रोजगार है कोयले की चोरी, रोजगार है सिंडिकेट, रोजगार है इलीगल पार्किंग, अवैध निर्माण, ये सब रोजगार है। मगर जो लोग ग्रेजुएट है, पढ़ लिख के भविष्य, अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे थे, उन लोगों को आप रोजगार देने की बात नहीं कर पा रही। तो आप जो कह रहे हैं ये पूरी तरह से एक इलेक्शन गिमिक दिया है अभी जो सत्तारूढ़ दल है उन्होंने। अच्छा, तो सर अब थोड़ा सा राजनीतिक प्रश्न पे आपको आ रहे हैं कि आपके जो अलायंस है नेशनल लेवल पे, अभी थोड़ा जाएंगे, आरजेडी हो गया, हाँ, फिर आपके एनसीपी हो गए। प्रदीप भट्टाचार्य साहब ने एक चिट्ठी भी लिखा था एनसीपी के शरद पवार को कि आप लोग आके टीएमसी के समर्थन में कुछ मत बोलिए या फिर उनके समर्थन में मत उतरिए, लेकिन वो लोग उतरे। क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है तृणमूल कांग्रेस के बारे में, लोग सोचते हैं कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है बंगाल के अंदर में, ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट। मगर जो बंगाल में रहने वाले जो राजनीतिज्ञ जो अलग अलग दल के अंदर में हैं, वो लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को पाला पोसा बड़ा किया, आज जिस हाथ से आपने बड़ा किया वही हाथ जल रहा है। तो भाजपा पश्चिम बंगाल में फली पूरी है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से, तृणमूल कांग्रेस की वजह से। आज वही लोग हैं जिनके सामने में आपने कहा था
कि आपका 1% भी हमको सपोर्ट मिल जाएगा, हम पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेंगे। आज वही लोग हैं जिन्होंने आपको माँ दुर्गा की संज्ञा दी थी, आज वही लोग हैं जिनके साथ में आपने कई बार बैठकें की हैं। आज जब आपका घर जलने लगा है तो आप बड़ी बड़ी बातें करने लगी। आप जानबूझ के पश्चिम बंगाल को ध्रुवीकरण के, आज भाजपा के लोग राम मंदिर की बात करते हैं, आप उसको उल्टा में जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं। रामनवमी में मिছিল निकालने की भाजपा वाले बात करते हैं, दूसरी तरफ आप हनुमान रैली निकालने की बात करते हैं। मैं मुसलमानों की एक बात आपको कह रहा हूँ कि भत्ता का जो चलन पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, आप इमाम भत्ता की बात कर, भत्ता की बात कर रहा हूँ, भत्ता की बात जो शुरू हुई है, ये मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, उसको टोटली कंडेम करता हूँ, बंद कर देना चाहिए। इमाम का बेटा इमाम होगा, इमाम का बेटा IPS क्यों नहीं होगा, इमाम का बेटा इंजीनियर क्यों नहीं होगा। 2000-2500 में आप इनडायरेक्टली मस्जिदों के इमाम को कंट्रोल करने की साजिश कर रहे हैं। आज के डेट में 2-2500 के अंदर में किसका घर चलता है? जबकि इमाम में इंडिपेंडेंस के पहले हर मस्जिद के इमाम मुसल्ली उनका खर्च चलाते थे। जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उसको मुसल्ली कहा जाता है, ये लोग उनका खर्च चलाते थे हर मस्जिद के अंदर। आप इनडायरेक्टली सत्तारूढ़ दल उस चीज़ को कंट्रोल करने का, जिसको आप जब डैमेज होने लगी कंट्रोल डैमेज के रूप में आपने पुरोहित भत्ता की बात की, आपने शमशान घाट में प्रत्येक लाशों के ऊपर में आपने एक राशि को ठीक कर दिया। आपने दुर्गा पूजा में 50,000 रुपया दिया, क्लबों को पैसा देना, मतलब आप काउंटर कंट्रोल डैमेज करने के नाम पे आप इस तरह के लाखों करोड़ रुपया जो टैक्स पे का पैसा है आप क्लब को, उत्सव में, इस सब में खर्चा कर रही हैं। जबकि आपको सृजन करना चाहिए नए नए अवसर का, कर्म संस्थान का, जहाँ पे बेरोजगार नौजवान साथी हजारों लाखों। सर अभी और एक प्रश्न में आते हैं कि जोड़ा साको के कैंडिडेट की हैसियत से जनाब अजमल खान, ये 3 मुद्दे हैं, जो 3 बुनियादी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, इन पे अजमल खान अगर जीत के आए तो क्या करेंगे, किन किन मुद्दों पे? अब मैं सिर्फ जोड़ा साको असेंबली की बात कर रहा हूँ। के वोटर्स अगर मुझे मौका देते हैं तो वो नेता नहीं अपना बेटा और भाई चुनेंगे, एक जन सेवक चुनेंगे जो 24/7 जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा उनके पास आने के लिए। सबसे पहली बात है कि चुनाव के वक्त में एक प्रत्याशी किसी भी घर में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपको उनके पास जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक जनप्रतिनिधि के पास पहुंचना, आपको मोहल्ले के किसी आदमी को, उस दल के नेता को पकड़ के आप उस जनप्रतिनिधि के पास जाना पड़ता है। नहीं हो सकता है सर, तब आपका इंटरव्यू लेने के लिए भी हमको 4 बार अपॉइंटमेंट के लिए फ़ोन करना पड़ेगा। प्रचलन चल रहा ऐसा चल रहा। आप किसी भी नेता के पास, विधायक हो या सांसद हो, आपको उनके पास जाने के लिए ये सिस्टम है। मैं कहना चाहूँगा कि ये सिस्टम है कि किसी भी आदमी के पास जाने के लिए आपको किसी वहाँ के लोकल या उस दल के लोगों को पकड़ के जाना पड़ता है। जबकि आम आदमी घबराता है एक जनप्रतिनिधि के पास जाने से, क्या कहना है, कैसे कहना है, इज्जत के साथ जाना है। तो ये, जबकि वो जनता का सेवक है, जनता ने उसे चुन के विधानसभा में भेजा है, तो ये चीज़ का आप आने वाले दिनों में देखेंगे एक मिसाल कायम हो। सर और एक थोड़ा सा एक प्रश्न है, तो अगर जनाब अजमल खान जोड़ा साको असेंबली से चुन के आते हैं तो क्या यहाँ पे जो KMCP के स्कूल हैं, जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, KMCP के स्कूल हैं, KMCP के जो हेल्थ क्लिनिक है और मलेरिया क्लिनिक है, उनका मान बढ़ेगा? क्या जनाब अजमल खान ये बोलते हैं, वादा करते हैं अगर वो चुन के आते हैं तो उनके जोड़ा साको असेंबली में KMCP के जितने भी स्कूल हैं, KMCP के जितने भी क्लिनिक हैं, इससे क्या हो? मैं जो 2 मुद्दों पे आ रहा हूँ, एक है स्वास्थ्य और एक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों पे आ रहा हूँ, तो क्या अजमल खान साहब ये वादा करते हैं अगर वो चुन के आते हैं तो इस सब की परिसेवाएँ बहुत अच्छी हो जाएंगी? क्योंकि मिनिमम बुनियादी परिसेवाएँ नहीं मिल रही है लोगों को, इसीलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ आपको। आपने जिन कर्म संस्थानों का नाम जुड़ाया है, अभी संस्थानों का जहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े हुए, यहाँ पे इनके नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा, बिलिंग करके वहाँ लूट माट मचा रखी सरकार ने और वहाँ के जनप्रतिनिधि। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, कहने में नहीं करने में आदमी यकीन रखना चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होगा पश्चिम बंगाल के अंदर में जोड़ा साको असेंबली।
आप जनाब अजमल खान ये बोल रहे हैं कि एक एग्जाम्पल सेट होगा, केएमसीपी स्कूल के मान बहुत ऊंचे होंगे, आप पर्सनली देखिएगा, और क्लिनिक केएमसीपी के जो बुनियादी मिनिमम गरीब लोगों को जो परिसेवाएं मिलनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये जनाब अजमल खान इन चीज़ों को अपने व्यक्तिगत स्तर पे देखेंगे अगर वो चुन के आते हैं तो? एग्जाम्पल सेट करेंगे, दूसरे विधानसभा के लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कराएंगे, दूसरे स्कूल के लोग जो दूसरे इलाके में पढ़ते हैं चाहेंगे कि हमारे गरीब घर के बच्चे जो हैं या हमारे स्कूल में पढ़े, इस विधानसभा के अंदर में स्कूल में पढ़े। तो सर मुद्दे बहुत हैं, एक दिन के इंटरव्यू में हम इतने मुद्दे नहीं कवर कर सकते हैं, मोटे तौर पे हमने जो मोटे मुद्दे हैं उन पे बात करने की कोशिश की है। तो एक हमारे माध्यम से जोड़ा साको असेंबली के जो वोटर्स हैं उनको जनाब अजमल खान को चुनने के लिए क्या ऑप्शन वो दे रहे हैं कि भाई मुझे चुनिए, क्यों? ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं, हमारे माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या कहना चाहेंगे? जोड़ा साको की जनता से अपील है कि 60% वोटर्स बिलो 40 ईयर्स के हैं औसतन। तीनों प्रत्याशी के रूप में मैं 40 के अंदर में हूँ। एक नौजवान को मौका दे, 24/7 आपकी सेवा कर सके। राजनीतिक मेरा कोई व्यवसाय नहीं, मेरे फैमिली में भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहा। आपकी सेवा के लिए मैं आया हूँ। आप नेता के रूप में नहीं, अपने बेटा और भाई के रूप में मुझे पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया। तो हम बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे जोड़ा साको असेंबली के इस बार संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट जनाब अजमल खान साहब से। उन्होंने क्या कहा, हमने प्रश्न किए, प्रश्न आपके थे, हमने किए, उनको उत्तर उन्होंने दिया, आपने सुना। तो अब ये जो प्रजातंत्र का उत्सव आने वाला है, जो इलेक्शन, इसमें जब आप बटन दबाइएगा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने गलत बटन दबाया कहीं ना कहीं सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आपने आने वाले नस्लों के भी जस्टिफाई नहीं कीजिएगा। मैं नंद दुलाल भट्टाचार्य, मेरे साथ मेरे सहकर्मी जावेद हुसैन, जोड़ा साको असेंबली, कलकत्ता।